साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एमपोर्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज कर रहे हैं हम स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके की आज की हमारी क्लास है 10वीं। इससे पहले हमने 9 क्लासें कर ली हैं। अगर वो नहीं देखी तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन लिंक से वो क्लासें देख सकते हैं। 9 की 9 क्लासों के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए, वहां से आप बात कर सकते हो। और आज की क्लास में हमारे 35 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने की पूरी ऐसी क्वेश्चनों की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा टाइम नहीं लगाते और आज की करते हमारी क्लास और वो भी मां सरस्वती के आशीर्वाद से। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे गया कि सारक का सचिवालय कब स्थापित किया गया था। तो हमें ये बताना जो सारक का सचिवालय ये कब स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए 1986 है, 85, 87 या 84 है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको पता है कि सारक से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको पता। अगर नहीं पता तो दोस्तों कॉपी पेन उठा लीजिए। अब जितने भी सारक से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे नोट डाउन कर लिए। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इसका तो आपको आंसर पता है कि कब हुआ था सारक का सचिवालय स्थापित। तो इसका जो सचिवालय स्थापित हुआ था तो दोस्तों वो था 8 दिसंबर 1985। तो देखिए 85 किस ऑप्शन में, हमारे बी ऑप्शन में, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अब देखिए सारक से और भी रिलेटिव बनते हैं। तो ये पूछ ले कि सारक का सचिवालय कहाँ पे है, तो कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, सचिवालय पूछ ले कहाँ पे है तो जगह का नाम पूछ ले तो जगह का नाम क्या हो जाएगा, काठमांडू। क्या हो जाएगा दोस्तों, काठमांडू। काठमांडू कहाँ पे है, नेपाल, यानी नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। आपको पता होना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन इसी से रिलेटिव और बनता है, क्या बनता है, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो कब कहाँ पे हुई थी, तो दोस्तों इसकी हुई थी ढाका में। कहाँ पे हुई थी, ढाका में। और ढाका कहाँ पे दोस्तों, बांग्लादेश में। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है हमसे एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सारक के कितने देश सदस्य हैं। तो कितने देश हो जाएंगे दोस्तों, अगर सारक में देश पूछ ले तो देश कितने हो जाएंगे, इसमें 8। कितने देश हैं इसमें, 8 देश पूछ सकता है हमसे क्वेश्चन एग्जामिनर आराम से कि बताइए कि सारक में कितने देश हैं। तो सारक संगठन में कितने देश हैं दोस्तों, 8। तो अगर आपको नहीं पता तो 8 के 8 कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। कौन कौन सी हो जाएंगे, जैसे इंडिया हमारा भारत हो जाएगा, फिर हो जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, 5वां हो जाएगा दोस्तों नेपाल, 6वां हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश, 7वां हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका, और 8वां हो जाएगा दोस्तों मालदीव। ये दोस्तों 8 देश है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। एक क्वेश्चन ये बनता दोस्तों, सारक में सबसे बाद में देश कौन सा जुड़ा था। तो इसका क्या हो जाएगा कि जो 8वां देश जब इसकी स्थापना हुई थी इसमें कितने देश थे, 7। तो एक 8वां देश जुड़ा था। तो ये पूछ ले कि 8वां देश कब जुड़ा था। तो 8वां देश ये था हमारा, इसमें सदस्य बनने वाला 8वां देश कौन था दोस्तों, 8वां देश था अफगानिस्तान। कौन सा था दोस्तों, अफगानिस्तान। पूछ ले कब जुड़ा था, तो कब हो जाएगा 2007 में। एक इसी से रिलेटिव एक क्वेश्चन ये बन सकता है, बताइए कि सारक में अफगानिस्तान कौन से शिखर सम्मेलन के तहत जुड़ा था। तो कौन सा जाएगा दोस्तों, 14वां। कौन सा जाएगा दोस्तों, 14वां। और एक क्वेश्चन ये पूछ ले कि बताइए कि सारक के अब तक कितने शिखर सम्मेलन हुए हैं। तो अब तक कितने शिखर सम्मेलन हुए इसके, अब तक कितने हैं दोस्तों, 19 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। और पूछ ले कि 19वां कहां पे हुआ था। तो 19वां दोस्तों पाकिस्तान में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों, पाकिस्तान में। पूछ ले कब हुआ था 19वां शिखर सम्मेलन, तो कब हुआ था, 2016 में। तो देखिए दोस्तों ये था हमारा सारक से रिलेटिव इतने क्वेश्चन। जल्दी से सारे के सारे कॉपी पे नोट डाउन कर ले। अगर सारक से कोई भी क्वेश्चन उठ के आ गया तो आप जल्दी से बता दोगे कि सारक से यही क्वेश्चन बनते कि सारक की स्थापना कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, इसका सचिवालय कहाँ पे है, इसमें कितने देश सदस्य हैं, बताइए कि अंतिम देश था वो कब जुड़ा था,
वो कौन से शिखर सम्मेलन के तहत जुड़ा था, अंतिम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, अब तक कितने शिखर सम्मेलन हुए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। वे सारे के सारे मैंने आपको एक क्वेश्चन में करवा दिए हैं, तो जल्दी से नोट डाउन कर ले या फिर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, लगाते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा सेकंड 35 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा इंटरेस्ट आएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी जीके में कितनी तैयारी है। तो देखिए आ गया आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। स्क्रीन पे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी। तो बताइए दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी है 1926, ऑप्शन डी है 1921। तो आपने अगर हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता पढ़ा तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो इसकी किस वर्ष हुई थी दोस्तों, 1921 में। कब हुई थी, 1921 में। पूछ ले कि किसने की थी, तो इसकी खोजकर्ता कौन हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, डॉक्टर दयाराम साहनी। एक आता मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज पूछ ले कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, तो मोहनजोदड़ो की दोस्तों कब हो जाएगी, तो मोहनजोदड़ो की कब हो जाएगी दोस्तों, 1922 में। पहले हड़प्पा की हुई थी, फिर किसकी हुई थी, मोहनजोदड़ो की। और खोजकर्ता कौन थे, रखालदास बनर्जी। बनर्जी, आपको ध्यान रखना दोस्तों कौन थे इसके, मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता रखालदास बनर्जी। और कब हुई थी, 1922 में। एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी किसने कहा था। इन दोनों को जुड़वा राजधानी किसने कहा था, तो दोस्तों आपको बताना है कि इन दोनों को जुड़वा राजधानी किसने कहा था। तो जुड़वा राजधानी किसने कहा था दोस्तों, जुड़वा राजधानी कहा था पिगट ने। जुड़वा राजधानी पूछ ले कि जुड़वा राजधानी किसने कहा था, तो किसने कहा था, पिगट ने। को ध्यान रखना दोस्तों, किसने कहा था, पिगट ने। और पूछ ले कि जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आज की क्लास का थर्ड। हिंदू कानून की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है। तो बताइए दोस्तों वो हिंदू कानून की प्रथम पुस्तक क्या है, या प्रथम पुस्तक हिंदू कानून, हिंदू की कौन सी है जिसमें हिंदू कानून दिया है। तो देखिए ऑप्शन ए है यज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन बी मनु स्मृति, ऑप्शन सी है नारद स्मृति, ऑप्शन डी है बोधायन स्मृति। तो कौन हो जाएगी दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसी वो कौन सी पुस्तक है जिसमें हिंदू कानून है। तो प्रथम पुस्तक कौन सी है, मनु स्मृति। कौन सी हो जाएगी, मनु स्मृति। और इसके रचयिता पूछ ले कि मनु स्मृति की रचना किसने की थी, तो किसने की थी दोस्तों, मनु ने। किसने की थी, मनु ने। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लास बड़े अच्छे से समझ में आ रहे। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहे। सभी के सभी क्वेश्चन कॉपी पे नोट डाउन कर ले दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के हमारे क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ में साथियों को शेयर कर दे। और चैनल पे पहली बार और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज का हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा आज का स्क्रीन पे। तो आज का क्वेश्चन हमारा 4 आ गया दोस्तों। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, बताइए कि LOC का निर्धारण कब किया था। तो हमें ये बताना जो LOC है इसका निर्धारण कब किया था। तो बताइए दोस्तों ऑप्शन ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। तो LOC का निर्धारण कब किया गया था, तो बता देता हूं दोस्तों LOC का निर्धारण कब किया गया था। इसकी फिक्स डेट देखिए दोस्तों क्या है, 3 जुलाई 1972। क्या दोस्तों, 3 जुलाई 1972। देखिए किस ऑप्शन में 3 जुलाई 1972, यानी हमारा सन दिया ऑप्शन ए में। तो अब LOC की आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, यानी LOC को कहते क्या। तो इसको कहते हैं दोस्तों लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या कहते हैं दोस्तों, लाइन ऑफ कंट्रोल। पूछ ले LOC किन दो देशों के बीच में है, तो किन दो देशों के बीच में दोस्तों, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसके बीच में दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अगर पूछ ले कि LOC की लंबाई कितनी है, LOC की लेंथ पूछ ले दोस्तों हमसे, लंबाई पूछ ले कि लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसकी हो जाएगी 740 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 740 किलोमीटर। ये बनते हैं हमारे LOC से संबंधित क्वेश्चन। ये पूछ सकता है LOC किस वर्ष खींची गई थी, LOC का फुल नाम क्या है, LOC किन दो देशों के बीच में है, और LOC की लंबाई क्या है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, जल्दी से नोट डाउन कर ले। अगर क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक जरूर कर दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दक्षिण अफ्रीका गांधी प्रथम बार कब गए थे? तो ये बताना दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका गांधी प्रथम बार कब गए थे? तो कब गए थे दोस्तों? ये दक्षिण अफ्रीका प्रथम बार गए थे ये 1893 में। कब गए थे दोस्तों? 1893 में। 1893 से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, पूछ ले कि गांधी जी ने सब अपने जीवन में सब प्रथम बार संज्ञा अवज्ञा का उपयोग कब किया था? तो कब किया था वो? 1893 में सर्वप्रथम संज्ञा अवज्ञा आंदोलन का, संज्ञा अवज्ञा का सविनय अवज्ञा का कब पर सर्वप्रथम कब प्रयोग किया था दोस्तों? तो किया था ये 1893 में। कब किया था दोस्तों? 1893। तो ये बताना दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में, गांधी जी किसके बुलाने पर दक्षिण अफ्रीका गए थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना कि दोस्तों किसके कहे पर या किसके बुलाने पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव के प्रथम वंशज का नाम क्या है? तो नाम बताना दोस्तों हमें, मानव प्रथम वंशज का नाम बताइए। देखिए दोस्तों ऑप्शन ए बी सी डी, आपको 5 सेकंड का समय मिल रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इस क्वेश्चन का आंसर पता लगा लिया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन सी यानी रामापिथिकेस। क्या जाएगा? मानव प्रथम वंशज का नाम क्या था? रामापिथिकेस, जो हमारे किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। तो चलिए आज का 7वां क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है कि भारत पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये बताना दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए बी सी डी में से हमारा एक आंसर है, तो आंसर जल्दी से ढूंढिए दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कब हुआ था? 1947-48 में भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रथम युद्ध हुआ था। अगर तिथि पूछ ले तो दोस्तों तिथि क्या आ जाएगी? तो इसकी तिथि आ जाएगी दोस्तों 22 अक्टूबर 1947 से लेकर कब तक हुआ था? 5 जनवरी 1949 तक। कब तक हुआ था दोस्तों? 22 अक्टूबर 1947 से लेकर 5 जनवरी 1949 तक ये भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि अर्थशास्त्र की किस शाखा के तहत मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ की अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है? तो हमें यह बताना दोस्तों कि अर्थशास्त्र की वो कौन सी शाखा जिसमें मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ की अवधारणा यानी इनका अध्ययन होता है। तो वो बताना कि कौन सी शाखा। तो देखिए ऑप्शन ए है स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है व्यष्टि अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है समष्टि अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी के हमारा अर्थमिति। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें यानी हमारा ये अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ की अध्ययन किया जाता है। नौवां क्वेश्चन आज का हमारा, किस या किन वैज्ञानिक या वैज्ञानिकों ने सापेक्षा का सिद्धांत प्रतिपादित किया? यानी किसने दिया था सापेक्षा का सिद्धांत? ये बताना किस वैज्ञानिक या किन वैज्ञानिकों ने सापेक्षा का सिद्धांत दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। किसने दिया था सापेक्षा का सिद्धांत का नियम? ये बताना दोस्तों किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो यानी राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? ऑप्शन ए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, स्पोर्ट्स और गेम के सर्वश्रेष्ठ कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो देखिए दोस्तों कोच से संबंधित ये क्वेश्चन है, गेम से रिलेटिव है और ये पूछ रहा है कि कोच को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद चंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। देखिए इनमें कौन सा हो जाएगा? कोच को कौन सा दिया जाता है? आपको पता है कि दोस्तों कोच कौन होता है? किसी गेम में जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनका क्या होता है? गुरु। कौन होता है दोस्तों? गुरु। यानी सभी खिलाड़ी किसका कहना सबसे ज्यादा मानते हैं? अपने कोच का। कोच को वो क्या मानते हैं? गुरु। और ऑप्शन में देखिए दोस्तों आपको एक नाम ऐसा दिख रहा है कि जो गुरु से रिलेटिव है। तो देखिए वो कौन सा है?
गुरु द्रोणाचार्य। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, इन कोच को कौन सा पुरस्कार मिलेगा, गुरु द्रोणाचार्य। आपको ध्यान रखना क्या मिलेगा, कौन सा मिलेगा, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलेगा, कोच को। अब देखिए इस पुरस्कार में इस कोच, जिस भी कोच को मिलता है उसको क्या क्या दिया जाता है। तो इसमें 3 चीजें मिलती हैं दोस्तों, 3 चीजें मिलती, क्या क्या मिलती हैं। एक तो गुरु द्रोणाचार्य की कांस्य मूर्ति मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों, एक तो कांस्य मूर्ति मिलती है। दूसरा इनको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे स्मृति पत्र बोलते हैं। क्या मिलेगा इनको, एक सर्टिफिकेट। और तीसरा क्या मिलेगा इनको, 5 लाख रुपए। क्या मिलेगा दोस्तों, ये 3 चीजें मिलती हैं, 5 लाख रुपए, एक सर्टिफिकेट मिलती है और एक कांस्य मूर्ति मिलती है। और वो भी किसकी मिलती है, गुरु द्रोणाचार्य की। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के शासन काल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी। तो हमें ये राजधानी बतानी है, टीपू सुल्तान के जब उसका राज्य मैसूर था तो उसकी राजधानी क्या थी। तो देखिए बेंगलोर थी, मुंगेर थी, बिदर थी या श्रीरंगपट्टनम थी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी क्या थी, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। अब देखिए टीपू सुल्तान से 2-3 क्वेश्चन और बनते इंपॉर्टेंट। अब देखिए पहला क्वेश्चन तो क्या बनता है दोस्तों, तो टीपू सुल्तान का पूरा नाम। तो पूरा नाम पता होना चाहिए दोस्तों, इसका क्या नाम था, पूरा नाम। पूरा नाम क्या जाएगा दोस्तों, टीपू सुल्तान का पूरा नाम था सुल्तान फतेह अली खान साहब। क्या हो जाएगा दोस्तों, सुल्तान फतेह अली खान साहब, अली खान साहब। ये था दोस्तों टीपू सुल्तान का पूरा नाम, सुल्तान फतेह अली खान साहब। अब देखिए दोस्तों इनकी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, इनकी मृत्यु कब हुई थी। इतना इनके जन्म से नहीं आती दोस्तों क्वेश्चन, इनकी मृत्यु से आता है। मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो दोस्तों 4 मई 1789 में। कब हुई थी दोस्तों, सॉरी 1789 नहीं है दोस्तों, 1799। कब हुई थी दोस्तों, 1799। इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, 4 मई 1799 में। पूछ ले कहाँ पे हुई थी, तो इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई थी श्रीरंगपट्टनम में, श्रीरंगपट्टनम में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों टीपू सुल्तान से, दुनिया का पहला मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो दुनिया का पहला मिसाइल मैन पूछ ले दोस्तों, दुनिया का पहला मिसाइल मैन। तो दुनिया का पहला मिसाइल मैन, दुनिया का पहला मिसाइल मैन कौन है। पूछ ले क्वेश्चन में हमसे कि दुनिया का पहला मिसाइल मैन कौन है। तो कौन है दोस्तों, टीपू सुल्तान। और वैसे पूछ ले कि दोस्तों एक मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों किसे कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंटार्कटिका के उस पहले अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए जो भारत सरकार द्वारा निर्मित है। तो हमें बताना जो भारत सरकार द्वारा पहला अंटार्कटिक में अनुसंधान केंद्र कौन सा था। तो उसका नाम दिया है ऑप्शन ABCD में। तो देखिए भारतीय नाम था, वैशाली नाम था, मैत्री था या दक्षिण गंगोत्री था। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी दक्षिण गंगोत्री। क्या था, अनुसंधान संस्था जो अंटार्कटिक में भारत सरकार ने स्थापित किया था, तो उसका नाम क्या था, दक्षिण गंगोत्री। और ये कब किया था दोस्तों, ये किया था 1983 में। कब किया था, 1983 में। और पूछ ले कि पहला रिसर्च सेंटर कब स्थापित किया था। तो पहला रिसर्च सेंटर पहला अगर रिसर्च सेंटर पूछ ले तो कब किया था दोस्तों, पहला रिसर्च सेंटर किया था 1988 में। और पूछ ले नाम क्या था, तो पहला रिसर्च सेंटर का नाम क्या था दोस्तों, मैत्री। तो क्या जाएगा दोस्तों, क्या नाम था, मैत्री। और पूछ ले दूसरे का क्या नाम था, दूसरे रिसर्च सेंटर का,
दूसरे रिसर्च सेंटर का नाम पूछ ले तो क्या था, दूसरे रिसर्च सेंटर का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, इमादरी। क्या हो जाएगा, इमादरी। पहले का क्या नाम था, मैत्री, और दूसरे का क्या नाम था, इमादरी। आपको ध्यान रखना दोस्तों, अनुसंधान संस्था पूछ ले या फिर अनुसंधान संस्था केंद्र पूछ ले या रिसर्च सेंटर पूछ ले, आपको दोनों में अंतर नाम रखना। रिसर्च सेंटर कौन सा था, मैत्री, और अनुसंधान केंद्र कौन सा था, दक्षिण गंगोत्री। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि 4 धाम राजमार्ग परियोजना यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इन 4 पवित्र स्थलों को जोड़ेगी। ये सभी धर्म स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो आपको ये बताना दोस्तों, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड की राजधानी बताइए। तो आई होप कि आपको पता है दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी क्या है। तो उत्तराखंड की वर्तमान में 2 राजधानियां दोस्तों। तो पहली तो क्या हो जाएगी, देहरादून। क्या है दोस्तों, पहले तो देहरादून, और दूसरी पूछ ले, दूसरी क्या, तो दूसरी क्या हो जाएगी, गैरसैंण। दूसरी राजधानी क्या है दोस्तों, गैरसैंण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय पर्यटक स्थल हिल स्टेशन पर सर्दियों में आने वाले पर्यटक इग्लू में रहने का अनुभव ले सकते हैं। तो हम ये बताना दोस्तों, पर्यटक जो भी पर्यटक सर्दियों में आते हैं ये इग्लू में रहते हैं। तो इग्लू ऑप्शन ABCD में से कौन सी जगह पे है, यानी कौन सी जगह को पर ये इग्लू स्थान है। तो हमें ये इग्लू बताना दोस्तों। इग्लू में रहने का अनुभव जब ही लेंगे जब हमें ये पता होगा कि ये है कहाँ पे। तो ये कहाँ पे देखिए दोस्तों, कश्मीर में, शिमला में, नैनीताल या मनाली में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, मनाली। यानी कहाँ पे, ये मनाली में। यानी राइट आंसर क्या जाएगा हमारा, मनाली। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आई होप कि दोस्तों इसका क्वेश्चन आपको 100 नहीं 1000% आपको पता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी ऑप्शन, आपको कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं दोस्तों, कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे। आपको ये बताना दोस्तों कि भारत के प्रथम बताना दोस्तों, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे। इसका दोस्तों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट को ये पता है, कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हो, इसी का आपको पता चलता रहेगा दोस्तों। बताइए कि भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आ गया हमारा, भारत, चीन और जापान विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये बताना दोस्तों किस महाद्वीप के अंतर्गत ये आते हैं। तो तीनों आपको पता है दोस्तों, भारत आता है, उसी में चीन भी आता है और उसी में क्या आता है, जापान। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, एशिया के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, एशिया के अंतर्गत। तो टोटल कितने महाद्वीप हैं दोस्तों, टोटल महाद्वीप हैं दोस्तों 7। कितने हैं, 7। और सबसे बड़ा पूछ ले तो एशिया है दोस्तों, और जनसंख्या में भी पूछ ले तो क्या है, एशिया। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, कार्बनिक यौगिक किस तत्व के यौगिक होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक देखिए ऑप्शन में क्या आपको कार्बनिक मिल जाएगा। कार्बनिक यौगिक बताना है किस, यह हमारा ऑप्शन बी में कार्बन। तो यानी इसका राइट आंसर क्या जाएगा, कार्बनिक यौगिक कार्बन तत्व के यौगिक होते हैं। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल को हराकर अपने देश को ATP कप जितवाया। ये दोनों खिलाड़ी किस खेल से उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। तो पहले तो आपको यही पता चल जाएगा दोस्तों कि ATP जो कप होता है वो किस खेल से रिलेटिव है। तो बताना जो नोवाक और जोकोविक हैं ये किस खेल से संबंधित हैं। तो ये किस खेल से संबंधित हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन बी यानी लॉन टेनिस से। और ये किस देश के हैं दोस्तों, सर्बिया के। कहाँ के हैं दोस्तों, ये सर्बिया के। आपको ध्यान रखना दोस्तों, नोवाक और जोकोविच ये किस देश से हैं, सर्बिया से। और किस खेल से संबंधित हैं, ये लॉन टेनिस से। पूछ ले कि ATP कप किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित हो जाएगा दोस्तों, ये लॉन टेनिस। आगे देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है
किस देश को विश्व का कॉफी बाउल कहा जाता? बाउल यानी प्याला। दोस्तों किस देश को कॉफी का प्याला कहा जाता है? आपको ये बताना किस देश को कॉफी का प्याला कहा जाता है, बाउल कहा जाता है। तो बताइए, मैक्सिको कहा जाता है, भारत को कहा जाता है, सर्बिया को कहा जाता है, ब्राजील को। तो किसे कहा जाता है कॉफी का बाउल? तो वो कहा जाता है दोस्तों ब्राजील को, जो हमारे ऑप्शन डी में। तो ब्राजील की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ब्राजील की राजधानी क्या हो जाएगी हमारी? इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? तो इसकी कैपिटल है दोस्तों ब्रासिलिया। क्या हो जाएगी? ब्रासिलिया। क्या हो जाएगी इसकी राजधानी? ब्रासिलिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 20 का। देखिए 20 के क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा? भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो हमें ये बताना कि किस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखिए ऑप्शन ए में प्रतिरोधनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन बी में प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन सी में स्वैच्छिक बेरोजगारी, ऑप्शन डी में संरचनात्मक बेरोजगारी। तो ये दोस्तों छठी क्लास में कभी आपने एसएस पढ़ी होगी, उसमें दिया था कि ये प्रच्छन्न बेरोजगारी किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों? प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि से संबंधित है। यानी कृषि में कौन सी बेरोजगारी मिलती है? तो कृषि क्षेत्र में मिलती है हमें प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो हमारे बी ऑप्शन में है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है दोस्तों? प्रच्छन्न बेरोजगारी एक इस तरह की बेरोजगारी है कि जहाँ पर 2 व्यक्ति किसी कार्य को काम चला सकते हैं, तो वहां पर 4 व्यक्ति भी कार्य कर रहे हैं। यानी 2 व्यक्ति ज्यादा कार्य कर रहे हैं, उसी काम को 2 व्यक्ति भी कर सकते हैं पर 4 लगे हुए, तो वही क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको पता भी होना चाहिए जितने भी भारत के जितने भी ये देश हैं, पहले तो आपको इतना ये पता होना चाहिए कि कितने भारत के पड़ोसी देश हैं, फिर ये पता होना चाहिए दोस्तों कितने पड़ोसी देशों के साथ कितने पड़ोसी राज्य टच हो रहे हैं। तो आपको ये भी बताना दोस्तों कितने टच हो रहे हैं। ये सारे के सारे दोस्तों आपको एक वीडियो में कराएंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। जैसे हमारी अच्छी अच्छी वीडियो बनाई जाती है, अपलोड की जाती है, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो देखिए दोस्तों भारत के कितने राज्य हैं जो भूटान की सीमा लगती है। तो आई होप को आपको पता है कि भूटान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो वो लगती है दोस्तों 4 की। कितने की लगती है दोस्तों? 4 की। अब वो चारों राज्य देखिए दोस्तों कौन कौन से हैं। एक तो जाएगा असम, दूसरा हो जाएगा दोस्तों सिक्किम, तीसरा हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल, चौथा हो जाएगा दोस्तों हमारा अरुणाचल प्रदेश, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछ ले कि टोटल सीमा कितनी लगती है, अगर हमें सीमा की लंबाई पूछ ले कि टोटल लंबाई कितनी लगती है, तो कुल लंबाई कितनी लगती है दोस्तों? कुल लंबाई तो लगभग 700 किलोमीटर लगती है दोस्तों। अगर कन्फर्म पूछ ले कि लगभग यानी कन्फर्म कितने, आपको लगभग याद रखनी दोस्तों 700 किलोमीटर, और टोटल है कितनी? 699 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 699 किलोमीटर। आपको ध्यान रखनी दोस्तों कितनी है? 699 किलोमीटर, यानी लगभग 700 किलोमीटर की सीमा हमारी भूटान के साथ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो हमें ये बताना 44वां संविधान संशोधन ये कब पारित हुआ था या कब हुआ था, ये बताना दोस्तों। तो आई होप को आपको पता 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1978 में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों पूछ ले कि हमारे जो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। तो दोस्तों हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत 1 हटा दिया गया था, तो कितने बच गए थे हमारे? 6 बच गए थे दोस्तों मौलिक अधिकार। पहले कितने थे? 7। पूछ ले कि कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था, तो वो कौन सा था दोस्तों? संविधान संशोधन 7 जो 44वें के द्वारा हटाया गया था, तो वो था संपत्ति का अधिकार। क्या था दोस्तों? संपत्ति का अधिकार। पूछ ले कि वो किस अनुच्छेद में था, तो दोस्तों वो था अनुच्छेद 31 यानी 31 में। किसमें था दोस्तों ये संपत्ति का अधिकार? 31 में। अब पूछ ले कि वर्तमान में वो किस अनुच्छेद में कर दिया गया है 31 से हटाकर, तो वो कर दिया गया है दोस्तों 300 क में। किसमें कर दिया गया है? 300 क में।
आपको याद रखना दोस्तों वो किस अनुच्छेद में, अब 300 क में। और हटाया किसके तहत था दोस्तों, वो 44वें संविधान संशोधन के तहत। और पूछा जाता है दोस्तों कि मिनी संविधान किसे कहा जाता है, तो मिनी संविधान किसे कहा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है कि मिनी संविधान, और कम से कम 20 से 30 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, मिनी संविधान किसे कहा जाता है। तो मिनी संविधान किसे कहा जाता है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन। और पूछ ले 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1976 में। कब हुआ था दोस्तों, 1976 में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो ये बताना दोस्तों, भारत जो आपातकाल लगा था 1975 से लेकर 1977 तक, इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए इस समय कौन हो जाएंगे, देखिए ऑप्शन ए में, बी में, सी में, डी में से हमारा एक राइट आंसर है। तो वो राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो उस समय कौन थे दोस्तों, उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। ये दूसरे राष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए दोस्तों जो आपातकाल है ये किस अनुच्छेद के में आता है, तो दोस्तों ये अनुच्छेद 352 में। तो हमारे संविधान में सिर्फ 3 तरह के आपातकाल की घोषणा कर रखी दोस्तों, 352 में, 356 में और 360 में। 360 में वित्तीय आपातकाल है दोस्तों जो अभी तक नहीं लगा। और 356 352 का अब तक कितनी बार प्रयोग हो चुका दोस्तों, 352 का, तो इसका दोस्तों 3 बार प्रयोग हो चुका है, 3 बार। तो तीनों बार देखिए दोस्तों मैं आपको करा रहा कि कौन कौन सा समय किस किस समय हुआ था। तो देखिए दोस्तों तीनों की तीनों आपको अच्छे से समझा देता हूं। तो सबसे पहले तो हुआ था दोस्तों 1962 में। इस समय राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, राधा कृष्ण। और दूसरा कब हुआ था दोस्तों, 1971 में। कब हुआ था, 1971 में। और तीसरा कब हुआ था, 1975 में। और इस समय कौन थी दोस्तों, पीएम कौन थे, पीएम पूछ ले कि इस समय पीएम कौन थे। तीसरे के समय अगर पीएम पूछ ले तो पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी। पहले के समय पूछ ले कि पहले के समय राष्ट्रपति तो कौन हो जाएंगे दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पीएम पूछ ले पीएम कौन थे, तो पीएम कौन हो जाएंगे दोस्तों, हमारे जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। तो और ये किस आर्टिकल में आपातकाल का वर्णन है, 352 में। 360 का अभी तक एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो ये बताना परिसंचरण तंत्र कौन से जीवों में खुला होता है। तो ये देखिए दोस्तों एनिलिड्स में होता है, सूत्रकृमि में होता है, मोलस्का में होता है, पक्षी में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, मोलस्का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी मोलस्का। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर कर दे, क्लास को लाइक जरूर कर दे और क्लास को कमेंट जरूर करके बताएं आपको कितने इसमें से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन किस लेवल तक के हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 25वां। उस्ताद अलाउद्दीन खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित रखते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खान का बताना दोस्तों हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित है। ये ग्वालियर घराने से है, बनारस घराने से है, आगरा घराने से है, जयपुर घराने से। ये किस घराने से दोस्तों, ये है जयपुर घराने से। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए 26 का क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं। तो हमें बताना है दोस्तों प्रोटीन्स होते हैं वो कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। तो देखिए कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है प्रोटीन, तो वो बनता है दोस्तों 20 से। तो 20 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। आगे देखिए क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में लिंग अनुपात क्या है। तो हमें 2011 में ये बताना कि जो 2011 की जनगणना हुई थी इसमें लिंग अनुपात केरल का कितना था। तो कितना था देखिए दोस्तों, 1084 था या 1064 था या 1044 था या 1024 था। तो कितना था दोस्तों, 1084। यानी 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां थी, 1084।
सबसे कम किसका था दोस्तों? सबसे कम। सबसे अधिक तो ये था दोस्तों, सबसे कम किसका था? हरियाणा का। हरियाणा का कितना था? तो दोस्तों हरियाणा का था 879। कितना था? 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां थी? 879। अब जनगणना थी दोस्तों। अब बताना आपको सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो सर्वप्रथम कब हुई थी दोस्तों? सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी दोस्तों? 1872 में। और पूछ ले कि नियत जनगणना कब हुई थी? अच्छी तरह से जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों 1881 में सर्वप्रथम तो 1872 में हुई थी दोस्तों। और फिर नियत एक जनगणना की, यानी हर 10 साल के बाद एक जनगणना होगी, वो कब नियत कर दी थी दोस्तों? 1881 में। जब से हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। उन्हें हमारी 2021 में थी जनगणना। 2021 में कोविड-19 के कारण हमारी जनगणना नहीं हो पाई, तो 2022 में हमारी जनगणना होगी दोस्तों। आपको ध्यान रखना दोस्तों कि जनगणना की सर्वप्रथम कब हुई थी? 1872 में। फिर नियत जनगणना पूछ लेगी लगातार 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना कब निश्चित कर दी गई थी? तो वो कर दी गई थी दोस्तों 1881 में। अब देखिए दोस्तों 28 का क्वेश्चन हमारा, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो टिहरी बांध की ऊंचाई बतानी दोस्तों कितनी है? तो टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी दोस्तों? 260.5 मीटर। कितनी है दोस्तों? 260.5 मीटर, ऑप्शन सी। अब इसे टिहरी बांध से 2-3 क्वेश्चन और बनते इंपोर्टेंट, वो देखिए। तो टिहरी बांध पूछ लेगी किस राज्य में है? अगर राज्य पूछ ले किस राज्य में, तो किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों टिहरी बांध? ये हो जाएगा हमारा उत्तराखंड में। कहां पे दोस्तों? उत्तराखंड में, यानी यूके। और पूछ ले किस नदी पे है? नदी पे पूछ ले तो नदी कौन सी आ जाएगी दोस्तों? भागीरथी। कौन सी हो जाएगी? भागीरथी। और इसका दूसरा नाम पूछ ले कि दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या है दोस्तों टिहरी बांध का? दूसरा नाम है स्वामी, क्या नाम है दोस्तों? स्वामी रामतीर्थ सागर बांध। तो क्या जाएगा दोस्तों दूसरा नाम? स्वामी रामतीर्थ सागर बांध। ये था दोस्तों टिहरी बांध का दूसरा नाम। पूछ ले कि ये कहां पे है, तो कहां पे दोस्तों? उत्तराखंड में। नदी पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी? भागीरथी। और इसका पूछ ले कि दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम क्या जाएगा? स्वामी रामतीर्थ सागर बांध। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ये बताना दोस्तों अमृतसर में जो संधि हुई थी इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो इस पे हस्ताक्षर कब हुए थे? देखिए दोस्तों 1824 में हुए थे, 1809 में, 1819 में, 1825 में। तो कब किए गए थे दोस्तों अमृतसर संधि पे हस्ताक्षर? ये किए गए थे दोस्तों 1809 में। पूछ ले किस किस के हस्ताक्षर हुए थे? तो दोस्तों ये हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी व दूसरा कौन था दोस्तों? महाराजा रणजीत सिंह। तो किस किस के मध्य हुआ था? महाराजा रणजीत सिंह व ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। और कब हुआ था दोस्तों? 1809 में। अब देखिए दोस्तों अगला है, एप्पल द्वारा सफारी पहली बार कब जारी किया गया था? तो ये बताना दोस्तों जो एप्पल ने सफारी ऐप है जो एप्पल के फोन में चलता है, एप्पल के मैकबुक में चलता है, जैसे हमारे एंड्रॉइड में चलता है क्रोम, तो उसी तरह ये बताना दोस्तों एप्पल ने जो सफारी ऐप था ये सर्वप्रथम कब जारी किया था या कब लॉन्च किया था? तो जो एप्पल का फोन होता है उसमें नेट किस में चलता है दोस्तों? सफारी में। तो ये बताना जो सफारी इसका जो ऐप है ये सर्वप्रथम कब आया था? तो कब आया था दोस्तों? ये आया था 2003 में। तो बताइए दोस्तों 2003 में आया था। अगर कंफर्म तिथि पूछ लेगी कंफर्म तिथि क्या है, तो 2003 में क्या डेट थी दोस्तों? 7 जनवरी 2003 में। कब आया था दोस्तों? 7 जनवरी 2003। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन है सी। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 का, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान बताना दोस्तों, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित हो जाएगा दोस्तों? ये दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत के जम्मू एंड कश्मीर में है। अब ये पहले हमारा क्या था, जब ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था तो दोस्तों उस समय हमारा राज्य क्या था? जम्मू कश्मीर एंड राज्य था।
तो अब क्या हमारी यूटी है दोस्तों, कितनी है, जम्मू कश्मीर राज्य कितनी बना दी गई है, 2। एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी क्या बना दी है, लद्दाख। तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये जम्मू एंड कश्मीर। और पूछ ले कब स्थापित किया गया था, तो दोस्तों दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था दोस्तों 1981 में। कब स्थापित किया गया था, 1981 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 का, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता की स्थापना कब हुई थी। तो ईडन गार्डन जो स्टेडियम कोलकाता में, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए 1885 में हुई थी, 1875 में हुई थी, 1864 में हुई थी, 1854 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कब हुई थी, 1864 में। अब देखिए दोस्तों पूछ ले कि इसका नाम कैसे स्थापित हुआ, यानी ये क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं, आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता देता हूं दोस्तों। जो ईडन गार्डन स्टेडियम, ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किस खेल का स्टेडियम है ये, तो किसका है, क्रिकेट का। क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों ईडन गार्डन, क्रिकेट का स्टेडियम है। और ये ईडन गार्डन नाम पूछ ले कि कैसे पड़ा इसका, तो इसका कैसे पड़ा था, तो दोस्तों उस समय हमारे जब 1864 में गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों गवर्नर जनरल आपको पता उस समय कौन थे, लॉर्ड ऑकलैंड। कौन थे दोस्तों गवर्नर जनरल, लॉर्ड ऑकलैंड। कौन थे, लॉर्ड ऑकलैंड। और लॉर्ड ऑकलैंड की बहन का नाम क्या था दोस्तों, ईडन नाम था। और उसने अपनी बहन की याद में इस स्टेडियम का नाम क्या रख दिया था, ईडन गार्डन स्टेडियम। इसकी बहन का नाम क्या था दोस्तों, लॉर्ड ऑकलैंड की बहन का नाम क्या था, ईडन। और ईडन के नाम पर इन्होंने इस स्टेडियम का नाम क्या रख दिया था, ईडन गार्डन स्टेडियम। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अपनी बहन के नाम के ऊपर ये स्टेडियम का नाम रखा था, ईडन गार्डन स्टेडियम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले प्रसिद्ध गौरी पूजा का आनंद लेने के लिए आपको किस राज्य में जाना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया दोस्तों। क्या कहा इसने, तो इसने कहा कि दोस्तों आपको अगर गौरीगारा पूजा ये मनाना है तो आपको किस राज्य में, यानी ये क्वेश्चन ऐसे है कि दोस्तों गौरागारी पूजा किस राज्य में ये त्योहार मनाया जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। किस में मनाया जाता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ये गौरीगारा पूजा ये किस देवी या देवता का, तो ये किसका, दादी गौरी का। किसका दोस्तों, दादी गौरी का। और दादी गौरी किससे संबंधित है दोस्तों, सांपों से रिलेटिव है दोस्तों। अगर किसी को सांप सूप काट जाता है तो उसको क्या किया जाता है दोस्तों, हमारे हिंदुओं में, कि अगर किसी को सांप काट लिया जाता तो उसको दादी गौरी के मंदिर में ले जाया जाता, वहां पर उसका जहर नहीं चढ़ता। अगर वहां तक जीता पहुंच जाता तो ऐसा सुनने में आता है दोस्तों, अगर मनुष्य के अंदर सांस है तो मंदिर में जाने के बाद उसको कुछ भी नहीं होगा, यानी वो जीवित रह जाएगा। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये गौरी पूजा ये किस राज्य में की जाती है, तो ये की जाती है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों आज की क्लास में स्टैटिक जीके के आज की हमारी 10th क्लास में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। आपको हर क्वेश्चन अच्छे से बताए, उससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी के सभी बताएं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, हर क्वेश्चन आपको अच्छे से लगा। तो अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दें दोस्तों, क्लास को कमेंट करें, और अभी तक शेयर नहीं किया तो दोस्तों क्लास को शेयर जरूर कर दे, और चैनल को M4 स्टडी को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर ले।